गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफाइन करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग। कल हम लोगों ने पता किया था कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, उसके क्या फीचर्स हैं और उसकी क्या नीड होती है। अब हम आज डिस्कस करेंगे एक एक करके कॉन्सेप्ट को। कि कल मैंने दो तरीके से कैटेगराइज किया था, एक तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक किया था अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट में कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम जो बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप पहला जो कॉन्सेप्ट था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था आपका, उसका नाम था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस में आपको भी पता है कि बिजनेस जो हमारा होता है वो केवल एक दिन के लिए नहीं होता है। ठीक है, अगर एक दिन के लिए आप कर रहे हैं तो आपको कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको खाली आज के लिए बस पढ़ना है, कल के लिए आपको कोई मतलब नहीं, कल के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, आगे फ्यूचर में आपको कोई मतलब नहीं है अपनी पढ़ाई से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आज का जो पढ़ना है फिर उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। बट आपको जब पता है कि आपकी यही पढ़ाई आपकी पूरे एक साल चलनी है और पूरे साल में इसका रिजल्ट आएगा, तो फिर आप क्या करते हो, इसको प्रॉपर रिकॉर्ड करते हो। सेम यहाँ पे बिजनेस में भी यही होता है कि बिजनेस जो होता है हमारा वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। गोइंग कंसर्न होता है मतलब कि वो लॉन्ग टर्म तक रन करेगा। दैट्स वाई लॉन्ग टर्म तक रन करेगा, इस वजह से हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस को क्या करना है, लॉन्ग टर्म तक रन करना है। जैसे एसेट्स होती हैं, एसेट को है हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट को रिकॉर्ड करते हैं हम उनकी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू मतलब है जिस वैल्यू पे हमने उनको परचेज किया है, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। और अगर उस पर कोई डेप्रिसिएशन होता है, मतलब कि उसमें कोई भी डिक्रीज होते ही वैल्यू में, तो जो डेप्रिसिएशन होता है उस डेप्रिसिएशन को उसको लेस करके दिखाते जाते हैं डेप्रिसिएशन को। ठीक है, इस तरीके से उसको रिकॉर्ड करते हैं। सेम अगर हम कोई लोन वगैरह है या किसी से एडवांस वगैरह लेते हैं या किसी को पे करते हैं, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो लोन होते हैं वो केवल एक दिन के लिए नहीं होते हैं, उनका जो यूटिलाइजेशन है वो एक से ज़्यादा साल तक के लिए होता है। सेम एसेट्स है, एसेट का यूटिलाइजेशन केवल एक साल के लिए नहीं है, इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है 8-10 साल तक के लिए होता है। इस वजह से हम इनको सबको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी हमारे जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हैं, उन सबका यूटिलाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, लॉन्ग ईयर से रिलेटेड है। दैट्स वाई हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग जो है या हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक कंसर्न करेगा, मतलब वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। अगर हमें ये पता हो कि बिजनेस हमारा बंद हो रहा है तो फिर हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो जब हमारा पता है कि बिजनेस हमारा रन करेगा लंबे समय के लिए, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये भी आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे अभी का जो प्रीपेड अभी से पे कर दिया, मतलब क्या आपको पता है कि उससे बेनिफिट आपको 1 साल तक का मिलेगा। तो यही चीज़ है, जब आपको पता है कि आज जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट आगे मिलेगा या आगे तक वो यूटिलाइजेशन में आएगा, तो इसलिए आप क्या करेंगे, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अगर आपकी जो पढ़ाई आज हो रही है अगर वो आगे समय तक काम आएगी, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, आप उसको अप्लाई करके रखते हैं। अगर आपको पता हो कि नहीं पढ़ाई आगे कुछ नहीं होनी है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप उसको बंद कर देंगे। जैसे 10th क्लास का आया कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो 10th क्लास ने क्या किया, तुरंत पढ़ाई बंद कर दी। बट अगर पता रहता कि एग्जाम आएंगे, उसका रिजल्ट बनेगा, तो फिर क्या करता है, वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, अपने एजुकेशन का अपने नोट्स बना के रखते हैं, जिससे कि आगे पढ़ने के लिए काम आएंगे। सेम यहाँ पे भी है कि अकाउंटिंग में हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा लंबे समय तक वर्क करेगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, सभी ट्रांजैक्शन को लंबे समय के अकॉर्डिंग मान करके हम उन सबको ट्रीटमेंट करते हैं, हम उन सबका रिकॉर्ड करते हैं। सभी तरीके के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है आपका, वो आपका इससे रिलेटेड है कि जितने भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन है, आप उन सबको इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंबे समय तक वर्क करेगा, आपका वो चलता रहेगा, वो बिजनेस आपका बंद नहीं हो रहा है अभी, इस वजह से आप उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं, ये मान के चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, एक कार्यता, मतलब एक तरीके से, मतलब समरूपता होनी चाहिए, मतलब कि सेम तरीके का होना चाहिए। सेम आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी कहा जाता है कि जो भी आप प्रोसीजर्स, फॉर्मूले, मेथड्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस में,
ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन सबको कंसिस्टेंट रखिए नंबर ऑफ ईयर्स पे। ऐसा मत कीजिए कि आप केवल क्या करें, इस साल कोई मेथड लगा रहे हैं, दूसरे साल कोई मेथड लगा रहे हैं, तीसरे साल फिर कोई और मेथड लगा रहे हैं, अब हर साल मेथड को चेंज कर रहे हैं। अगर आप हर साल मेथड चेंज करेंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आपने एक मेथड एक्स लगाया है, दूसरे ने वाई लगाया है, फिर आप वाई लगा रहे हैं और वो एक्स लगा रहे हैं, फिर आप कुछ और लगा रहे हैं, वो कुछ और लगा रहा है, तो आप इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सेम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल आपने एक्स मेथड के अकॉर्डिंग निकाला था, इस बार वाई मेथड के निकाला था, तो इनका भी कंपैरिजन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से क्या है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो है आपका, या प्रिंसिपल जो है वो आपका ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, मेथड हैं, पॉलिसीज हैं, आप उन सबको कांस्टेंट रखिए। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप उनको खाली आप अप्लाई ही करके चले जा रहे हैं, कितना भी लॉस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ ये है कि आप उन्हें कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक आप उनको अप्लाई करके रखिए। जैसे एसेट के डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड्स होते हैं, जैसे एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, और होते हैं एनएटी मेथड होते हैं, और भी होते हैं डिप्रेशन मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो मतलब है कि आप क्या कीजिए, अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड को कम से कम 4-5 साल तक तो फॉलो करके रखिए। देखिए कि 4-5 साल में देखिए कि इस मेथड से आपके वैल्यूएशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सही नहीं हो रहा है तब तो आप इस पे चेंज कीजिए, पर ऐसा नहीं कि आप 1 साल स्ट्रेट लाइन को अपना रहे हैं और 1 साल रिटन डाउन को, फिर एन्युटी को, फिर डिपल्सन मेथड को, फिर स्ट्रेट लाइन को, फिर रिटन डाउन को। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं, जो भी आपके मेथड्स हैं, आप उनको कंसिस्टेंट रखिए, आप उनको थोड़ा सा एक तरीके से रख के चलिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे क्रिकेट टीम में आपने देखा होगा चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग क्या करती है कि वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनमें चेंजेस रखती हो। वो ज़्यादातर अपने प्लेयर्स को क्या रखती है, कंसिस्टेंट रखती है, कंसिस्टेंट रखती है। दैट्स वाई क्या होता है कि जो उनकी टीम का परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेटली क्या होता है, इंप्रूव होता है। इंप्रूव भी होता है, साथ ही साथ उसको कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि पिछले वाले मैच में क्या परफॉर्मेंस रहा और इस वाले मैच में क्या परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि प्लेयर दोनों में सेम रहेंगे और दोनों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मान लो अगर क्या करें कि बार बार चेंज करते रहें, हर मैच में नए प्लेयर लाएं, 2-3 प्लेयर चेंज निकालें, 2-3 प्लेयर अंदर लाएं, फिर 2-3 प्लेयर निकालें, ऐसे करते रहें, तो हम फिर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अपने पिछले टीम के मैच में क्या हारे थे, क्यों हार गए थे, क्या रीजन थे, उनका कंपैरिजन हम इस वाले मैच से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत होती है, चाहे वो आपके अकॉर्डिंग भी है कि आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको भी कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बार बार आप भी अपने मेथड्स को चेंज करते रहेंगे तो आपकी भी एजुकेशन क्या होगी, इंप्रूव नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि आपने एक बार टाइम सेट कर लिया है कि आपको इतने टाइम पढ़ना है, तो फिर आप उतने टाइम पे ही पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज इसमें पढ़ लिया, कल उसमें पढ़ लिया, फिर ऐसे फिर इसमें क्या हो जाएगा, आपकी इंप्रूवमेंट कम हो जाएगी। सेम इसी तरीके जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, स्टॉक जो होता है उसकी जो कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन के तरीके होता है। एक होता है लीफो मेथड, हीफो होता है और फीफो मेथड, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इस तरीके से, इनसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए स्टॉक को जब आप वैल्यूट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, तो आप अगर एक बार आपने लीफो मेथड अपना लिया और कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हीफो अपना रहा है, तो आप इनका और इनका दोनों ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ओके, तो जैसे स्टॉक के हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि लीफो मेथड होता है, हीफो होता है, फीफो होता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ऐसे ये आपके वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड है। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी ने लीफो मेथड से रिकॉर्ड किया, एक बी कंपनी है, बी कंपनी ने हीफो मेथड से रिकॉर्ड किया। तो अगर हम इनका वैल्यूएशन करना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें कि आपकी ए कंपनी का स्टॉक क्या है और बी कंपनी का स्टॉक क्या है, तो आप इनका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए कंपनी ने लीफो मेथड अप्लाया था और बी कंपनी ने हीफो मेथड अपनाया था, तो हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमें प्रॉपर कंपैरिजन करना है, प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, तो हमें अपना क्या रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। हमें अगर कोई भी मेथड्स लगाना है, कोई भी फॉर्मूला लगाना है, कोई भी प्रोसीजर लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अपने सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, हमें उन सबको कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ रखना पड़ेगा। जैसे आप क्रिकेट टीम की भी देखते होंगे कि बहुत सारी क्रिकेट टीम जो हैं वो अपने प्लेयर को कंसिस्टेंट रखती हैं, मतलब कि ज्यादातर उनकी प्लेइंग इलेवन क्या रहती है, वो कंसिस्टेंट रहती है, बहुत कम उसको चेंजेस करते हैं। जब वो उस टीम के अगर 11 प्लेयर को चेंज नहीं करते हैं, इस वजह से क्या होता है कि अगर किसी मैच में उनको हार होती है या जीत होती है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है कि जैसे एक मैच खेला,
ठीक है, एक इंडिया टीम है और एक है आपकी इंग्लैंड। ठीक है, इंडिया टीम क्या कर रही है कि अपने पूरे प्लेइंग 11 को पांचों मैच में सेम रख रही है, एक भी चेंज नहीं कर रही है। बट इंग्लैंड क्या कर रही है, सॉरी इंग्लैंड की एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, किसका, बांग्लादेश का ले लेते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की टीम है, बांग्लादेश की टीम क्या कर रही है, वो कंसिस्टेंटली अपने प्लेयर्स को चेंज कर रही है। वो क्या कर रही है, एक मैच, पहला मैच हुआ, पहले में इंडिया जीत गई और बांग्लादेश हार गई। बांग्लादेश ने तुरंत क्या किया, अपने 2 प्लेयर को बाहर किया और 2 नए प्लेयर फिर से अंदर ले आई। अब जब अगला मैच, दूसरा मैच खेलेगी तो दूसरे मैच में क्या करेगा, अगर फिर से दूसरा मैच हार जाते हैं इंडिया से, अब फिर बांग्लादेश क्या करेगी, अब सोचो कि अब कैसे करूं, कैसे इसको चेंज करूं, फिर वो नए प्लेयर लाएगी और फिर अंदर प्लेयर डालेगी। इस वजह से देखिए बांग्लादेश अपने हर बार चेंजेस कर रही है, वो कांस्टेंट नहीं रख रही है। अगर जब प्लेयर को कांस्टेंट नहीं रखेगी तो कैसे बोल देगी कि ये प्लेयर परफॉर्मेंस खराब कर रहा है और ये प्लेयर अच्छा कर रहा है। इंडिया टीम में क्या है कि वो 11 प्लेयर्स को कांस्टेंट रख रही है। जब कांस्टेंट रख रही है तो क्या करेगा, अगर किसी भी मैच में वो हार भी जाते हैं तो तुरंत वैल्यूएशन कर लेंगे कि पिछले 4 मैच में उस प्लेयर ने अच्छा खेला था बट इस मैच में केवल खराब खेला, इसलिए ये प्लेयर थोड़ा अच्छा है प्लेयर। बट अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे, एक मैच उसको खिला दिया, इसके बाद उसको बाहर कर दिया, फिर एक सीरीज में लाए, फिर एक मैच खिलाया, फिर बाहर कर दिया, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनका एक परफॉर्मेंस जो है वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस निकालनी ऑर्गेनाइजेशन की कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, तो आपको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के साथ चलना होगा कि आपको जो भी आपकी पॉलिसी है, जो कि आपके रूल्स हैं, जो भी आपके रेगुलेशन है, उन सबको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कम से कम आप उनको 4-5 साल तक के लिए कांस्टेंट रखिए। आप अगर कोई भी मेथड लगा रहे हैं, आप कोई भी पॉलिसी अपना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी भी क्या करती हैं, अपने पॉलिटिकल करियर में वो क्या करती हैं, वो भी एक रणनीति तैयार करके रखती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी आपकी पार्टी है वो हर साल अपनी पॉलिसी को चेंज कर दे, वो भी एक अपने एजेंडा के साथ वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करती है। जैसे आपकी कांग्रेस है, वो क्या करती है, वो अपने आप को वो फार्मर का मान के चलती है, इसलिए उसके एजेंडे में हमेशा क्या रहता है, फार्मर कॉन्सेंट रहता है, इसलिए क्योंकि उसे पता है कि फार्मर के नाम पे उसको पैसा, उसको वोट मिल जाएगा, इसलिए फार्मर को वो कांस्टेंट रखती है। अगर वो क्या करे, एक बार फार्मर के हितैषी चले, एक बार बिजनेसमैन को लेके चले, एक बार किसी को लेके चले, तो इस वजह से क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सेम यही चीज है कि आपको जितने भी आपको मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं, कोई भी अगर आपको फॉलो करना है तो आपको उनको कांस्टेंट रखिए, आप उनको नंबर ऑफ ईयर्स में कम से कम उनको आप एक साथ चला के रखिए। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है कैश नेचर का और एक होता है क्रेडिट नेचर का। मतलब कि कुछ लोग नगद खरीद के ले जाते हैं और कुछ लोग उधार खरीद के ले जाते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे बोला जाता है कि आपका जो प्रिंसिपल है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वो आपको ये बताता है कि आपको कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके मेंटेन करके चलना, कौन से रिकॉर्ड नहीं करने। जैसे कि आप लोगों की जो नॉर्मल आपकी दुकान देखी होंगी, परचून वगैरह की दुकानें देखते होंगे, वो लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, ज्यादातर वो लोग नगद खरीदने का ट्रेंड रखते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, जब आप लॉन्ग टर्म के बिजनेस में आ जाओगे, जब बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इन्फोसिस है, अगर ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओगे तो वहां पे आपका केवल कैश ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे केवल सब लोग आते होंगे और कैश पेमेंट करके चले जाते होंगे, वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होते हैं, उधार में भी लोग खरीदते हैं। तो इसलिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपका बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चाहे ट्रांजैक्शन कैश से हुआ हो चाहे क्रेडिट हुआ हो, हमें दोनों ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है, क्योंकि हम दोनों को अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम एक्चुअल जो हम प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं वो पता नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपके बगल में एक शॉप होगी किसी परचून की दुकान की, वो कभी भी ये नहीं बता पाएगा क्लियर कि उसको 1 महीने में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग अपनी रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं चलता। उसे ये भी नहीं पता चलता कि उसके टोटल खर्चे कितने हो गए। कई बार क्या होता है कि वो खर्चा कहीं कर देता है, उसको रिकॉर्ड करके नहीं चलता है। जब उसको एक्सपेंस अपने खर्चे को लिखेगा नहीं तो बाद में उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके टोटल एक्सपेंस कितने थे और टोटल उसकी इनकम कितनी थी। तो इसलिए जब आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट है तो वो आपका बताता है कि ट्रांजैक्शन आपके चाहे क्रेडिट हो मतलब उधार हो, चाहे वो आपके नगद हो कैश हो, आपको दोनों ही रिकॉर्ड करके चलना है। जब दोनों ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर लोगे तो आपके पास पूरे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। इसके वजह से बिहाफ पे आप निकाल लेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अगर आप मान लीजिए खाली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और उधार को लिख ही नहीं रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि उधार कितने लोगों को आपने बेचा है।
या फिर आपने केवल उधार को लिख लिया है, नगद वालों को नहीं लिखा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना नगद में आपने बेचा होगा वो भी आपके में मेंटेन नहीं होगा। इसलिए आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैश में हुआ हो चाहे वो क्रेडिट में हुआ है, हमें दोनों को ही रिकॉर्ड करके रखना है। जब दोनों को ही रिकॉर्ड करके रखेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक प्रिंसिपल और आपका आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट मतलब है कि मनी के फॉर्म में मेजर करना चाहिए। आपका ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन मतलब जानते हैं ना, लेना देना, ठीक है, एक देगा तो दूसरा लेगा, मतलब एक ने परचेज, एक ने सेल किया तो एक ने परचेज किया, जब ये बेचेगा तो दूसरा क्या करेगा, खरीदेगा। तो मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन को क्या होना चाहिए, मनी में मेजर होना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन आपका मनी में मेजर नहीं हो सकता है, मनी में आप अगर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक कोई ओनर है जो मालिक है बिजनेस का, एक कोई मैनेजर है, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, एक दूसरे को मार दिया, उन्हें उठापटक हो गई, पूरी लड़ाई कर दी। देखिए, लड़ाई हो गई है दोनों के बीच में, इंपॉर्टेंट तो है बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर इन दोनों में लड़ाई हो गई है तो इसका इंपैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगा। जैसे घर में होता है कि अगर मम्मी और पापा में लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो लड़ाई हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली है कि हमारे बच्चों पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई होगी, तो इन दोनों में जब लड़ाई होगी तो घर की जो चीजें होंगी वो सही ढंग से वर्क नहीं कर पाएंगी और बच्चों के ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा। सेम यहाँ पे भी है कि जब ये मालिक है और ये नौकर है, दोनों एम्प्लॉय दोनों वर्क कर रहे हैं और दोनों में लड़ाई हो गई, जब दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो ये अपनी तरफ को भागेगा, ये अपनी तरफ को भागेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप से इंपैक्ट करेगा। तो इसलिए मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, अगर उसको आप मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तब तो आप उसको लिख लो, और अगर मनी के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको लिखना नहीं है, कितना भी इंपॉर्टेंट हो। ये लड़ाई हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, बट इसको लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता इन दोनों में लड़ाई तो हुई है, बट आप कभी भी इसको ये नहीं बता पाओगे कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है वो कितने रुपए की है, कितने रुपए को लेकर लड़ाई हुई है, ये बात नहीं है। यहाँ पे ये है कि कितने रुपए तक की लड़ाई हुई है। जैसे कि एक एक्स और एक वाई है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, आप क्या मेजर करके बता सकते हो ये लड़ाई कितने रुपए की हुई है। जैसे होता ना कि ये मार्कर है, 50 रुपए का मार्कर है, ये इसकी वैल्यू तो आपने बता दी, तो क्या इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है उसकी आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जब इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो इसको मनी में आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं कर देंगे कि जिनको आप मनी में रिप्रेजेंट ना कर पाए। जैसे एम्प्लॉय जो होते हैं, आपके नौकर होते हैं, वो स्ट्राइक कर देते हैं, धरना दे देते हैं, अब उनने स्ट्राइक कर दी, तो स्ट्राइक करने को आप मनी में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे कि कितने रुपए की वो स्ट्राइक है, कितने रुपए को लेकर के स्ट्राइक है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कितने रुपए की आपने स्ट्राइक कर दी वो अलग है। जैसे कि मैं कह दूं कि मैं किसी को मार दूं, तो अब इसको निकालना कि मैंने कितने रुपए के लिए मारा या कितने रुपए की वैल्यू है उस मारने की, तो ऐसा निकालना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इसको करते हैं। दूसरा है कि मान लो कि एक ए है और एक बी है, ए खरीद के लाया 4 टेबल, बी भी खरीद के लाया 4 टेबल, आप दोनों का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। मान लो 4 टेबल मैं भी लाया, 4 टेबल ये भी लाया, दोनों का डिफरेंस आप नहीं निकाल पाएंगे। बट अगर इसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि 4 टेबल लाया मैं, 1000 की एक टेबल थी तो 4000 रुपए की टेबल लेके आया, ये लाया था 2000 रुपए की तो इसकी थी 8000 रुपए की। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे कि मेरी टेबल सस्ती है और इसकी टेबल महंगी है। तो यही चीज है कि अगर हम किसी भी एसेट्स को, किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर हम अमाउंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कितने रुपए का है वो, तब तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और अगर मेजर नहीं कर सकते तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि बोला जाए कि आप एक गेट लेके आए हैं, एक गेट, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। हाँ, अगर आप ये लिख रहे हो कि आप 5000 रुपए का गेट लेके आए हो तो आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे, क्योंकि ये क्या आपका मनी के टर्म में उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसलिए आप नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट अगर आपने मनी में रिप्रेजेंट किया है तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यही है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको आप अगर नंबर्स में मेजर कर रहे हैं तो वो आपका रिकॉर्ड करने के लायक नहीं है। हाँ, अगर आप उसको मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट
ये भी है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई क्वारल हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, उसको भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, उससे कोई भी मनी रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके हैं, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं अगर वो मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो उनको रिकॉर्ड करेंगे, और अगर मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता तो उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि अगर आप उनको वैल्यू कर सकते हैं कि इतने रुपए का ट्रांजैक्शन, तब तो आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, अगर वैल्यू नहीं कर सकते तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को आप सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता है कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, जो हमारा बिजनेस है और जो हमारे बिजनेस के ओनर हैं, ठीक है, वो दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक दूसरे दोनों ही अलग अलग हैं। तो याद रखिएगा, अभी तक आपको शायद ये सोचते होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो मतलब क्या है, जो आपका अंबानी है वो एक ही है दोनों। ऐसा नहीं होता है, आपका बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो ओनर पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल, ओनर पैसा लगाता है कैपिटल बोलते हैं, और इसके बदले में बिजनेस उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। सेम जब ओनर पैसा यहाँ से निकालता है तो उसे फिर क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, और इसके बदले में उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर ही होता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है कि ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं वो बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बिजनेस अपने नाम पे खुद से करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो रिलायंस के नाम पे होते हैं, मुकेश अंबानी के नाम पे नहीं होते हैं। अमेजन है, अमेजन के ट्रांजैक्शन अमेजन के नाम पे होते हैं, उनके ओनर के नाम पे नहीं होते हैं। एशियन है, एशियन के जो भी ट्रांजैक्शन है वो एशियन स्कूल के नाम से होते हैं, ना कि हमारे चेयरमैन सर के नाम पे। तो सेम यही चीज है कि जो हमारा ओनर्स है और जो हमारा बिजनेस है दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों ही सेपरेट पर्सन होते हैं और दोनों को सेपरेट ट्रीट किया जाता है। इसी वजह से ओनर्स जो पैसा लगाते हैं वो बिजनेस में कैपिटल के नाम से लगाते हैं, या फिर लोन के रूप में भी दे सकते हैं, लोन के रूप में भी दे सकते हैं। और सेम बिजनेस भी यही चीज करेगा, बिजनेस एज अ ड्राइंग उसको देता है पैसा, या फिर बिजनेस भी लोन के रूप में दे सकता है। तो यही है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि बिजनेस और ओनर दोनों ही सेपरेट पर्सन ट्रीट किए जाते हैं। तो आप इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। ठीक है, फिर जो भी आपके डाउट होते हैं तो आप बताइएगा हमें, फिर हम उनको क्लियर करेंगे।